जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो विचलन का पार्ट 1 बन चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट और वीडियो लिस्ट में। तो ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज करवाए जाते हैं। डेली लगभग 150 से अधिक क्वेश्चन जो है वहाँ पे करवाए जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट तरीका। तो आइए देखते हैं। आज हम देखेंगे R.K. मार्टन ने क्या विचार दिए हैं विचलन के संदर्भ में। तो मार्टन की विचलन की जो व्याख्या है वह सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में देखी जाती है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में करते हैं। इनके अनुसार विचलन जो है वह साधन साध्य असंगतता का परिणाम होता है। एक संतुलित समाज लक्ष्यों और सांस्कृतिक साधनों को बराबर महत्व देता है। अर्थात किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो सांस्कृतिक साधन समाज के द्वारा बताए गए हैं उनके माध्यम से ही लक्ष्य को पूर्ति करना जो है संतुलित समाज में देखा जाता है। लेकिन अमेरिकी समाज सांस्कृतिक साधनों से अधिक महत्व सामाजिक लक्ष्यों को देता है। फलस्वरूप लोगों में साधनों की उपेक्षा कर लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात खिलाड़ी नियमों को ताक पे रखकर जीतने का प्रयास करते हैं। जब समाज में नियमों का महत्व समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को ही इन्होंने प्रतिमानहीनता या एनोमी कहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि जब खिलाड़ी नियमों को ताक पर रखकर जीतने का प्रयास करते हैं या नियमों का महत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, नियमों को लोग नहीं मानते हैं और लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, तो वह प्रतिमानहीनता की स्थिति हो जाती है। मार्टन ने गणितीय चिन्हों के माध्यम से यह समझाने का प्रयत्न किया कि ऐसी स्थिति में अमेरिकी 5 संभावित प्रत्युत्तर दे सकते हैं। तो 5 संभावित प्रत्युत्तर में उन्होंने अनुरूपता की बात की है, नवाचार, कर्मकांडी, प्रवर्तन और विद्रोह की चर्चा उन्होंने किया है। तो पहले तो अनुरूप, यहाँ जो पहला है यह विचलन की स्थिति नहीं है, अनुरूपता एक चीज। अनुरूपता को छोड़ के चारों विचलन है। अनुरूपता क्या है? व्यक्ति सांस्कृतिक साधनों के माध्यम से सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। जैसे यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आईएएस बनना जो है एक अनुरूपता है, सही साधनों का प्रयोग करके। और वहीं क्या है, यूपीएससी में या पैसे देकर आईएएस बन जाना या फिर नकल मार के आईएएस बन जाना, तो ये सब चीज़ें क्या है, विचलन होंगी। तो इन्होंने कहा कि बाकायदे यूपीएससी परीक्षा दे, एग्जाम दे, इंटरव्यू दे, पास होकर जब जाते हैं आईएएस बनते हैं तो वह अनुरूपता है। अर्थात किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए सामाजिक मान्यता प्राप्त साधनों का उपयोग करके जब हम पूर्ति करते हैं तो वह अनुरूपता की स्थिति होती है। अगला है नवाचार। व्यक्ति सांस्कृतिक साधनों को अस्वीकार कर देता है, मतलब सांस्कृतिक साधनों को अस्वीकार करता है और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है। जैसे नकल करके परीक्षा उत्तीर्ण करना। लक्ष्य तो पास होना है, लेकिन जो साधन है कि पढ़ के हमें परीक्षा उत्तीर्ण करना है उसको बाईपास कर देते हैं और नकल मार के परीक्षा पास करते हैं, तो वह नवाचार अर्थात नए साधन खोज लेते हैं, नए रास्ते बना लेते हैं। हाँ, जैसे कि आज के समय में जॉब करने के लिए लोग नए नए रास्ता बना लिए हैं कि पैसे देकर हो जा रहे हैं। ये सब चीज़ें एक नवाचार या नई नियम प्रणाली को जन्म दे रही है जो भ्रष्टाचार का कारण होता है। आगे है कर्मकांडी। तीसरा इन्होंने कर्मकांडी। तो कर्मकांडी में क्या होता है, व्यक्ति सांस्कृतिक साधनों को तो स्वीकार करता है परंतु लक्ष्यों के प्रति उदासीन रहता है, अर्थात नए लक्ष्यों को देखता है। जैसे सरकारी ऑफिस के कर्मचारी होते हैं। सरकारी ऑफिस के कर्मचारी क्या है, साधन तो फॉलो कर रहे हैं, सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन वह किसी कार्य को इतना स्लो प्रोसेस में करते हैं कि बस समझिए अटका रहता है। आप लोग खुद जाकर किसी सरकारी कार्यालय में किसी कार्य के लिए गए होंगे तो कहते हैं आज आइए, कल आइए, परसों आइए, आपका काम कर देंगे, ऐसा वैसा करते रहते हैं। तो वही चीज़ है कि उनके लक्ष्य के प्रति उदासीन है, अपने कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। अगला है प्रवर्तन। तो प्रवर्तन की स्थिति वह होती है जिसमें व्यक्ति साधनों और सामाजिक लक्ष्यों दोनों को अस्वीकार कर देता है। तो साधनों और सांस्कृतिक लक्ष्यों दोनों को अस्वीकार करते हैं। जैसे साधु, हिप्पी। अब सामाजिक मोहमाया को त्याग करके साधु
आध्यात्म का रास्ता चुन लेते हैं और उसके लिए नए साधन का प्रयोग करते हैं अपने अनुसार। कई हिप्पी कल्चर है जो समाज से कट के अपने ही नियम और लक्ष्य बना के रखे हैं, अपने में ही मस्त रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है प्रवर्तन है। अगला है विद्रोही। तो लास्ट स्टेज में विद्रोही होता है। तो व्यक्ति न सिर्फ सांस्कृतिक साधनों बल्कि सामाजिक लक्ष्यों को अस्वीकार करता है। तो अस्वीकार तो प्रवर्तन में भी करता है, सांस्कृतिक साधन एवं सामाजिक लक्ष्यों में, बल्कि समाज के जो वैकल्पिक साधन एवं लक्ष्य निर्धारित करता है। तो बल्कि विद्रोही जो समाज होता है नए साधन और नए लक्ष्य को निर्धारित कर देता है। जैसे नक्सलवादी और आतंकवादी समाज के लिए एकदम विद्रोही हैं। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए तरीके, हिंसा का तरीका अपना के किडनैपिंग, चोरी, डकैती, लूट आदि के साधनों का प्रयोग करते हैं। अगला है कोहलाड और ओहलिन। इनकी पुस्तक पूछी गई है कई बार, डेलिक्वेंसी ऑफ अपॉर्चुनिटी। डेलिक्वेंसी अपॉर्चुनिटी जो पुस्तक है, कई बार मैचिंग वाले कॉलम में इनकी पुस्तक पूछ ली गई है। इनके अलावा क्लोवार्ड और ओहलिन के अनुसार कामगार वर्ग, वर्किंग क्लास पर सफलता प्राप्त करने के लिए सदैव दबाव रहता है, परंतु उनके लिए सफलता प्राप्त करना संभव नहीं होता है क्योंकि वे उनके पास जो है अवसर नहीं मिलते। जैसे उदाहरण के तौर पे आज सरकारी नौकरी के लिए मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास के निम्न घरों के बच्चे बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उतनी संसाधन नहीं उपलब्ध हो पा रही है, जिससे उनके ऊपर मोरल और सामाजिक दबाव दोनों बढ़ता रहता है। ऐसे में कामगार वर्ग विचलन में स्वाभाविक हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्लोवार्ड और ओहलिन के अनुसार कामगार वर्ग 3 प्रकार के संभावित प्रत्युत्तर होते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसे उत्तर कामगार वर्ग 3 प्रकार के प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया दे सकता है। जैसे वह आपराधिक उपसंस्कृति, क्रिमिनल सब कल्चर को अपना लेता है। यह वह क्षेत्र होता है जहां वयस्क अपराध के स्थापित प्रतिमान होते हैं। तो यह वह क्षेत्र होता है जहां वयस्क अपराधी अपने प्रतिमान बना लेते हैं। यह क्षेत्र बच्चों को अपराध सिखाता है, अर्थात ऐसे क्षेत्र हो जाते हैं जहां छोटे बच्चों को भी अपराध सिखाया जाता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी या शहादरा क्षेत्रों में आपराधिक उपसंस्कृतियों की श्रेणी में रखा जाता है। बहुत से ऐसे घेट्टो समुदाय या झोपड़ियाँ झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं जो जहाँ पे छोटे ही बच्चों को आपराधिक गतिविधियों में लगा दिया जाता है, तो उसको आपराधिक क्षेत्र कहते हैं और वह अपराध को ही अपनी संस्कृति बना लेते हैं। उसके बाद संघर्ष उपसंस्कृति, कन्फ्लिक्ट सब कल्चर। जहाँ आपराधिक उपसंस्कृति में उपयोगिता और अपराध की प्रवृत्ति होती है, वहीं संघर्ष उपसंस्कृति में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है तथा सामूहिक एकता का अभाव होता है। इसीलिए अक्सर यहाँ एक समूह गैंग दूसरे समूह से हिंसक झड़प होती रहती है। इसी समूह हिंसा या गैंग वायलेंस के माध्यम से वह अपने तनाव या कुंठा को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ एक तरफ आपने चोरी को देखा कि चोरी या अपराध के संस्कृति को अपना लेते हैं, वहीं यहाँ जो है गुटबाजी हो जाती है। ऐसे में जनसंख्या बढ़ जाती है, जनसंख्या में अपना समूह बना लिए, 2 गैंग बनाकर वह अपने अपने हितों के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा मार करते रहते हैं। तीसरा वह करते हैं प्रत्यावर्तन उपसंस्कृति। तो प्रत्यावर्तन उपसंस्कृति में इन्होंने कहा कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ के सदस्य वैधानिक तथा अवैधानिक दोनों तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं। तो ऐसे में वह क्षेत्र नशाखोरी, मद्यपान, आवारागर्दी जैसे गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। तो वह न तो चोरी करके या उपसंस्कृति न दोनों जो ऊपर की संस्कृतियाँ हैं उनसे जब वह नहीं अपनी कुंठा या चित्त को शांत कर पाते हैं या अपने दबाव को नहीं हटा पाते हैं, तब वह नशाखोरी, मद्यपान में हमेशा पीकर कहीं रोड के साइड पड़े रहेंगे। इस तरह के लोग प्रत्यावर्तन उपसंस्कृति में आते हैं। और यह इसकी चर्चा की है क्लोवार्ड और ओहलिन ने। किसकी उन्होंने बताया आपराधिक उपसंस्कृति, संघर्ष की उपसंस्कृति और प्रत्यावर्तन उपसंस्कृति। और इसी को कहा जाता है कि अपराध की उपसंस्कृतियों का सिद्धांत किसने दिया है, तो वह क्लोवार्ड और ओहलिन ने दिया है।
अगला दृष्टिकोण है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, शिकागो संप्रदाय। तो शिकागो अमेरिका का एक नगर है जो मांस निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। समाजशास्त्री विकास के दृष्टिकोण से यह विश्वविद्यालय समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिकागो को नगरीय अध्ययन करने के लिए भी जाना जाता है। यह विद्यालय नगरीय अध्ययनों तथा विचलन अपराध पे अपने अध्ययनों के लिए विख्यात है। शिकागो विद्यालय के जो प्रमुख विचारक रहे हैं उनमें बर्केस, मैकेंजी, रॉबर्ट पार्ट, लुइस बर्थ जो है प्रमुख रहे हैं। शिकागो संप्रदाय में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण इकोलॉजिकल अप्रोच से समाजशास्त्री विषयों का अध्ययन करती है और उसे सांकेतिक अंतःक्रिया दृष्टिकोण या सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण यह मानता है कि व्यक्ति के व्यवहार तथा उसके जीवन पर उसके आसपास के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का क्या मानना है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार तथा उसके जीवन पर उसके जो आसपास के वातावरण सराउंडिंग का असर पड़ता है, कैसा है। इस प्रकार देखें तो व्यक्ति स्वयं अपराधी नहीं बनता, बल्कि वह जिन परिस्थितियों में रहता है तथा अंतःक्रिया करता है वह उसे विचलित करती है, यही अपराधी बनाती है। मतलब अपराधियों के साथ रहता है तो अपराधी बन जाता है। समाजीकरण के एक तरह से दृष्टिकोण, या किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाए व्यक्ति कि उसको अपराध करना ही पड़ता है, जैसे भूख के लिए चोरी करना, तो ये सब चीजें उन्होंने कहा कि परिस्थिति के आधार पर व्यक्ति अपराधी बनता है। अगला है सांस्कृतिक का उपसांस्कृतिक सिद्धांत, सब कल्चर थियरी ऑफ डिविएंस। तो अल्बर्ट कोहेन ने की अवधारणा है विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत। डेलिक्वेंट सब कल्चर की बात करते हैं अल्बर्ट कोहेन। कोहेन ने मर्टन के सिद्धांतों की आलोचना दो आधारों पर की है। पहला कि मर्टन के अनुसार विचलन एक व्यक्तिगत प्रत्युत्तर है, जबकि कोहेन के अनुसार यह सामूहिक है। तो मर्टन जहाँ कहा कि विचलन जो है वह व्यक्तिगत है या एक व्यक्ति के द्वारा होता है, लेकिन कोहेन के अनुसार विचलन सामाजिक होता है। दूसरा, मर्टन अनुपयोगितावादी विचलन जैसे तेज गति से गाड़ी चलाना, मर्टन ने अनुपयोगितावादी विचलन अर्थात जो जरूरी नहीं है, जैसे तेज गति से गाड़ी चलाना, अजीबोगरीब कपड़े पहनना आदि की चर्चा नहीं की है। कोहेन ने प्रश्न किया, क्या ये विचलन नहीं है, ये किसी सांस्कृतिक लक्ष्यों और साधनों के अवलोकन में किए जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि कल्चर से विचलित होते हैं। कोहेन कौन कहते हैं कि जब अजीब टाइप के लोग कपड़े पहनते हैं तो वह अपने कल्चर से विचलित होते हैं। जैसे कि आज के समय में बहुत से ऐसे आपको उदाहरण समाज में देखने को मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएंगे कि जो अजीब तरीके से कपड़े पहनते हैं और उसके बाद तेज गाड़ी चलाने वाले भी बच्चे या गैंग आपको मिल जाएंगे। तो इन सब का विचलन की बात जो है मर्टन नहीं करते हैं। ऐसा कौन करते हैं? कोहेन। इन्होंने कहा कि यह जो विचलन है वह सांस्कृतिक विचलन है। अगला है, कोहेन के अनुसार निम्न वर्ग के बच्चे समाज के द्वारा स्थापित सफलता के मानदंडों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इनके असफलता का मुख्य कारण समुचित अवसर की कमी है। तो इन्होंने कहा कि समाज के जो निम्न तबके के बच्चे हैं उनको एजुकेशन, नौकरी, सबसे पहले तो प्राथमिक रूप से एजुकेशन ज़रूरी है, तो एजुकेशन के लिए सुविधाएं नहीं मिलती या अवसर नहीं प्राप्त होते, जिस कारण बच्चे जो है विचलित होते हैं। इन्होंने इसे को सांस्कृतिक वंचना या कल्चर डिस्प्राइवेशन कहा है कि जब व्यक्ति कोई समुचित अवसर न मिल पाने के कारण विचलित होता है या समुचित अवसर की कमी होती है तो उसे सांस्कृतिक वंचना के रूप में जो है कोहेन देखते हैं। वर्ग जो है सामाजिक स्तर में सबसे नीचे पायदान में होता है। तो यह जो वर्ग होता है जो विचलित होता है वह सबसे नीचे पायदान में होता है। फलस्वरूप निम्न वर्ग के कुछ सदस्यों में परिस्थिति हताशा हो जाता है, अपनी स्थिति को लेकर वह दुखी या फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं और यह वर्ग समाज में अपनी निम्न स्थिति से निराश होते हैं, परंतु यह अपनी निराशा को दूर करने के लिए अपराध में संलिप्त नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसे वैकल्पिक मानदंड या मूल्य विकसित कर लेते हैं जिसके सहारे वे अपने समूह या अपने वर्ग में प्रतिष्ठा अर्जित कर लेते हैं।
तो इसे कोहेन ने विचलित उपसंस्कृति या डेलिक्वेंट सब कल्चर कहा है। तो इन्होंने कहा जैसे तेज मोटरसाइकिल चलाना, लोगों को मारना अर्थात गुंडागर्दी करना, तो मतलब ऐसे गैंग बना लेते हैं, छोटे मोटे कार्य करते हैं, चोरी करना, ताकि उन्हें अपने समूह में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिष्ठा मिले, समाज में नहीं, जो उनका खुद का बनाया हुआ समूह है उसमें प्रतिष्ठा मिले, उन्हें सब बॉस की तरह ट्रीट करें। तो इस तरह के जो है कार्य वे लोग करते हैं। ऐसे लोग चोरी करना, तेज मोटरसाइकिल चलाना, लोगों को पीटना आदि कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसी गतिविधियों से उन्हें अपने समूह, उनके समूह में सम्मान, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त होता है। खास करके आप कई मूवियों में देखे होंगे, चोरों में चोर जो सबसे ज़्यादा अच्छा चोरी करता हो उसको ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, या बड़े बड़े, हाँ तो वही चीज़ें हैं। या जो बहुत अच्छा मोटरसाइकिल चलाता, मोटरसाइकिल बाइक ग्रुप में जो अच्छा मोटरसाइकिल चलाता हो, स्टंट दिखाता हो, उसको ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलती है। खास करके आज के समय में तो आपको देखने को मिल जाएगा। अगले जो थिंकर है हमारे पास वह वाल्टर मिलर है। वाल्टर बी मिलर की अवधारणा है निम्न वर्ग उपसंस्कृति, लोअर क्लास सब कल्चर। तो मिलर ने मर्टन तथा कोहेन दोनों के विचारों को निरस्त किया और कहा कि निम्न वर्गों में विचलन निम्न वर्ग संस्कृति या लोअर क्लास सब कल्चर का परिणाम होता है। इनके अनुसार निम्न वर्ग संस्कृति या लोअर क्लास सब कल्चर एक तरह की संपूर्ण जीवन शैली है जो स्वाभाविक रूप से सामाजिक मानदंड, मूल्य और नियमों के विपरीत होती है। यह विचलन किसी कुंठा, लक्ष्य या उद्देश्य के लिए नहीं होता है। तो इन्होंने कहा कि यह जो विचलन होता है वह किसी लक्ष्य, कुंठा या उद्देश्य के लिए नहीं होता, बल्कि इनका यह स्वाभाविक व्यवहार होता है। इनका जो है खुद का व्यवहार होता है। मौज मस्ती, आवारागर्दी आदि इनके जीवन की शैली का अंग बन जाती है, जिससे समाज विचलन की नज़र से देखता है। अर्थात यह कहते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो निम्न वर्ग या संस्कृति के होते हैं खास करके, और वह चोरी और अन्य चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन वह दिन भर घूमते टहलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, आवारागर्दी करते हैं, तो उसको समाज जो है विचलन की नज़र से देखता है या विचलित लोगों की नज़र से देखता है। अगला है एडविन सदरलैंड। एडविन सदरलैंड जो है अवधारणा विभेदक साहचर्य, डिफरेंशियल एसोसिएशन की बात करते हैं। इनके अनुसार समाज के कई उपसंस्कृतियाँ होती हैं। कुछ उपसंस्कृतियाँ या उपकल्चर गैर कानूनी और असामाजिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं कुछ नहीं करते हैं। जब व्यक्ति का साहचर्य या संगति ऐसे समूह से होता है जिसके विचार या आदर्श समाज विरोधी हों, विभेदक हों, तो व्यक्ति विचलन व्यवहार करते हैं। अर्थात इन्होंने संगत को मुख्य कारण माना है। इन्होंने कहा कोई व्यक्ति अगर ऐसे समूह या कल्चर वाले संगत में पड़ जाता है जो समाज विरोधी कार्य ऑलरेडी करते हों, जैसे गुंडागर्दी, चोरी चमारी करते हों, इसके बाद मर्डर करते हों, या जो भी समाज विरोधी कार्य हैं उसको करते हों, तो इन्होंने कहा वह विभेदक साहचर्य का सिद्धांत है कि संगत के असर के कारण कोई अगर विचलित या अपराधी बन जाता है, तो किसी ने कहा कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, तो वही चीज़ है। उसके बाद श्वेत बसन अपराध की बात सदरलैंड करते हैं। सदरलैंड की सबसे प्रमुख अवधारणाओं में से एक है यह। इन्होंने कहा कि अपराधों की इस श्रेणी में उन्हें रखा जाता है जो विवेक, बुद्धि विवेक से किए जाते हैं। इसमें किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक क्षति नहीं पहुंचाई जाती है, बल्कि व्यक्ति कमजोरियों का लाभ अपनी बुद्धि से उठाता है। ऐसे अपराध को समाज में शिक्षित और प्रभावशाली वर्ग करते हैं। कर चोरी, डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट बदल देना, भ्रष्टाचार जो करते हैं वो, ये सब चीज़ें जो है वाइट कॉलर क्राइम में आएंगी, जो जिसकी व्याख्या सदरलैंड ने की है, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। हर समाज में, चाहे आपका इंडिया हो, अमेरिका हो, चाहे जो भी देश हो, वहाँ पे भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण समस्या बन के उभरी है, जो कि वाइट कॉलर क्राइम वाले लोग करते हैं। जैसे आज अभी हाल फिलहाल में आपको अपने ही देश में कई घोटालाओं के बारे में देखा है, तो ये सब सफ़ेद पोश अपराध हैं। सदरलैंड ने अपराध के दो प्रकार बताए हैं। साधारण अपराध जो लाल बत्ती तोड़ना, धक्का मुक्की करना
और जघन्य अपराध, हत्या, बलात्कार, डकैती करना या जघन्य अपराध में इन्होंने रखा है। उसके बाद आते हैं क्लिफोर्ड सा। यह अवधारणा अपराधी क्षेत्र की बात करते हैं। इन्होंने अपराधी क्रिमिनल एरिया की बात की है। तो अवधारणा किसकी बात की? क्रिमिनल एरिया की। शाह के अनुसार नगरों में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अपराध के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, जैसे गंदी बस्तियां। ऐसे क्षेत्रों में अपराधी तीव्रता से पनपते हैं और अपराधी संस्कृति का विकसित हो जाता है। तो आपने कई पिक्चरों में, मूवियों में देखा होगा कि जो गंदे बस्ती के लोग होते हैं वो मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, तो ये सब चीज़ें करते हैं। तो उसी को अनुसार पे इन्होंने कहा कि देखा कि जो आपराधिक संस्कृति के लोग होते हैं वो खास करके गंदी बस्तियों में रहते हैं। अपने अध्ययन में देख पाया, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। अब यहाँ पे जितने भी झुग्गी झोपड़ी में लोग रहे सबकी बात नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही एरिया से निकलते हैं जो छोटी मोटी चोरियाँ करते हैं, मर्डर करते हैं, हत्याएं करते हैं। तो वहाँ एक कल्चर सा पनप जाता है। क्लिफोर्ड शाह की अवधारणा एक ये हो गई। उसके बाद मिलर है। मिलर ने कहा, शिकागो संप्रदाय के अनुरूप के अपने विचार रखते हुए इन्होंने कहा, निम्न वर्ग जब भी समाज की मुख्य धारा से अंतःक्रिया करता है तो समाज उसे जो है अपमानित या उपेक्षित करता है, उसे ठीक से बर्ताव नहीं करता है। बार बार अपमानित होने से खिन्न होकर वह मुख्य धारा से अपना संबंध तोड़ लेता है तथा ऐसे समूह से जुड़ जाता है जो उसको सम्मान देते हों। परंतु इस समूह की संस्कृति से समाज सम्मत नहीं होती, इसलिए विचलन पैदा होता है। तो मिलर क्या कहते हैं कि मिलर की बात भी सही है। आज भी देखा जाता है कि बहुत से लोग निम्न वर्ग को उपेक्षित नज़र से देखते हैं, बार बार उनकी उपेक्षा की जाती है, उनको अपमानित किया जाता है। खास करके भारत में दलित समाज के साथ ऐसा हुआ था पहले, जिससे वो क्या होता है, नक्सलवाद जैसे समूह का सदस्य बन जाते हैं और वह समाज उसको विचलन के नज़र से देखता है। अगला है स्टुअर्ट पामर। स्टुअर्ट पामर की पुस्तक है साइकोलॉजी ऑफ मर्डर्स। पुस्तक याद रखेंगे, स्टुअर्ट पामर साइकोलॉजी ऑफ मर्डर में इन्होंने अपराध तथा वंचित बचपन, डिप्रेस्ड चाइल्ड के संबंध की चर्चा की है। इन्होंने कहा, कई हत्यारों के बचपन का अध्ययन किया गया और पाया गया कि इनका बचपन अपने अन्य भाई बहनों की तुलना में वंचितता से गुजरा है। सुंदर या बुद्धिमान न होने के कारण परिवार, पड़ोस आदि इनके भाई बहनों को इनकी तुलना में अधिक महत्व देते हैं। फलस्वरूप इनमें कुंठा जन्म लेती है और आगे चलकर यह अपराधी बन जाते हैं। इनकी भी बात सही है। कई अपराधी ऐसे होते हैं जिनको बचपन में अवहेलनाएं झेलना पड़ता है, खास करके अपने भाई बहनों की तुलना में, जिससे उनके अंदर जो है कुंठाएं बन जाती हैं और कुंठाओं को निकालने के लिए वह अपराध करने लगता है। डब्ल्यू आई थॉमस की पुस्तक है पॉलिस पीजेंट। तो इनकी पुस्तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पॉलिस पीजेंट। इन्होंने व्यक्ति तथा विचलन के संबंध पाया है। इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं, एक फिलिस्तीन, सृजनशील, वहेमियन। फिलिस्तीन, सृजनशील, वहेमियन। तो इन्होंने वहेमियन व्यक्तित्व के होते हैं वह सदैव सामाजिक मानदंडों और नियमों के विरुद्ध कार्य करते हैं। वह ऐसे किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए नहीं करता, बल्कि उसकी जो है प्रवृत्ति या व्यक्तित्व ही वैसा होता है कि वह अपराध करता है। जैसे लाल बत्ती पर कभी न रुकना, अजीब अजीब कपड़े पहनना, मोटरसाइकिल तेज चलाना, जिग जैग चलाना, ये सब चीज़ें इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे होते हैं जो वहमीयन व्यक्तित्व के होते हैं। वह हमेशा कानूनी नियमों को तोड़ते हैं, अर्थात इनका मानना जघन्य अपराधों को नहीं करते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति होते हैं कि वह कभी हेलमेट लगा कर नहीं चलेंगे, लाल बत्ती मतलब रेड लाइट पे नहीं रुकेंगे ट्रैफिक पे, अजीब गरीब कपड़े पहनेंगे और साइकिल या मोटरसाइकिल को बहुत तेज चलाएंगे, जिगजैग नचा के चलाएंगे। बहुत से आपको समाज में देखने को मिल जाते हैं ऐसे बालक। अगला है समनर। समनर की अवधारणा है योग्यता की उत्तरजीविता। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इनके अनुसार जब सामाजिक व्यवस्था में योग्यतम के अस्तित्व पर खतरा हो जाता है, तब तो वह अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए योग्यतम बनने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता।
उदाहरण के लिए फूलन देवी थी। जब वह समाज के मानदंडों में आस्था रखती थी तो समाज उनका क्या करता था, शोषण करता था। परंतु जैसे ही वह समाज में अयोग्यतम डकैत बन गई तब समाज उसे पहचानना और अंततः वह सांसद बनी, पहचान मिली और अंततः वह सांसद बन गई। तो इन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने एक कदम उठाया डकैत या विचलन होने का, और जिससे उनको एक नई पहचान मिली। अगला है रॉबर्ट विलियम जूनियर की अवधारणा। तो इन्होंने अति अनुरूपता विचलन की बात कही है, ओवर कॉन्फिर्मिटी इन डेविएंस। इनके अनुसार समाज कभी व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं करता कि व्यक्ति सभी परिस्थितियों में या हर हाल में सामाजिक मानदंडों का पालन करे। व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले। कई परिस्थितियों में समाज यह भी अपेक्षा करता है कि व्यक्ति नियमों को तोड़ दे, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी नियमों को नहीं तोड़ते हैं। इन्हें भी विचलन की श्रेणी में रखा जा सकता है। तथा समाज गांधी जी, राजा हरिश्चंद्र आदि यह व्यंग करता है। तो ऐसे भी जैसे जैसे जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नियमों को पालन करते हैं, नियमों की अवहेलना कभी नहीं करते हैं, तो उनको कहते हैं कि आप गांधी जी हो, हरिश्चंद्र के पोते हो, या मतलब ऐसे व्यंग करके उनको चिढ़ाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी कौन कहते हैं, विलियम जूनियर लिंकन ने कहा कि यह अति अनुरूपता विचलन है, जो बहुत अति हो जाता है कि एकदम विचलन करते हैं। अब जैसे कि अगर कोई बंदा मर रहा है, एक्सीडेंट हो गया और उसको लेकर जाना है और ट्रैफिक है, तो ऐसे में अगर कोई नियम को तोड़ देता है तो उसको भाई सही माना जाता है, लेकिन बंदा फिर भी ट्रैफिक नहीं तोड़ता है, वह अति अनुरूपता विचलन के श्रेणी में जाएगा। चाहे वह बंदा मर जाए जो एक्सीडेंट वाला हो, लेकिन वह नियम नहीं तोड़ेगा, तो ऐसे व्यक्ति को भी अति अनुरूपता विचलन की श्रेणी में रखा जाता है। अगले हैं साइमन किट्स ने 5 प्रकार के विचलनों की चर्चा की है। पापपूर्ण विचलन, डेवियंस एंड सिंफुल, जैसे मंदिर से पैसे चुराना। पापपूर्ण विचलन, मंदिर से पैसे चुराना को इन्होंने पापपूर्ण विचलन कहा है। दूसरा इन्होंने बताया चंचलतापूर्ण विचलन, डेविएशन एज ए फ्रैंक, किसी का मजाक उड़ाना या किसी को छेड़ना यह चंचलतापूर्ण विचलन होता है। अपराधपूर्ण विचलन, तो जैसे किसी की हत्या करना या चोरी करना अपराधपूर्ण विचलन है। रोगपूर्ण विचलन, डेविएंस एज सिक, तो जैसे किसी पागल द्वारा असामाजिक क्रिया करना या पत्थर मारना आदि जो है रोगपूर्ण विचलन होता है, अर्थात मानसिक रूप से किसी असंतुलित व्यक्ति ने जब किसी को पत्थर मारा, पीटा, गाली दिया, यह रोगपूर्ण विचलन की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है पृथकतापूर्ण विचलन, तो डेविएंस एज द आइसोलेशन, जैसे साधु सन्यासी आदि को भी विचलित इन्होंने माना है। अन्य पुस्तकें इस प्रकार हैं जो विचलन से संबंधित है। स्ट्रीट कार्नर सोसाइटी कई बार पूछी गई है, WF वाइट की है। वाइट कॉलर क्राइम, यह भी कई बार पूछा गया है, सदरलैंड की है। डेलिक्वेंट बॉयस, AS कोहेन की है, यह भी कई बार मैचिंग वाले ऑप्शन में आया है। 24 जुबिलियन थीव्स जो है बाउश या ब्रुश की है पुस्तक। उसके बाद द मेकिंग ऑफ काउंटर कल्चर, तो रोजेक की है, रोजेक की जो पुस्तक है द मेकिंग ऑफ ए काउंटर कल्चर। स्टिग्मा बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, इस बार भी जो है इससे क्वेश्चन पूछा गया था 19 दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसमें, तो यह इरविन ग्राफ की है। अगला है न्यू होरिजॉन्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, बर्न्स एट टीटर की पुस्तक है न्यू होरिजॉन्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्राइम एंड इट्स कोर्स एंड रेमिडेस जो है लुम्ब्रोसो की है। अगला है डेलिक्वेंट गैंग की बात करते हैं, कोहलार्ड और ओहली। और आउटसाइडर की बात करते हैं, हावर्ड बेकर। तो इस कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें रही हैं जो कि विचलन से संबंधित रही हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर से
दबाइए। जय हिंद।